पेरियार आधुनिक भारत के निर्माता। अध्याय 7 वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह पेरियार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में न केवल उनकी वैचारिक और दार्शनिक स्थापनाओं का परिचय प्राप्त होता है, बल्कि उनकी विशिष्ट संगठन शैली का परिचय भी मिलता है। गांधी और कांग्रेस की विचारधारा से मोहभंग होने के दौरान पेरियार जिस नई वैचारिक और संगठनात्मक भूमि की तलाश कर रहे थे, और वो तलाश इस आंदोलन के दौरान पूरी होती है। इस आंदोलन के दौरान वे स्वयं जिस तरह की रणनीति और वैचारिक दार्शनिक स्थापनाओं का पालन करते हैं, कई अर्थों में उनका जमीन पर परीक्षण हो जाता है। इस आंदोलन के दौरान आए उतार चढ़ाव के बीच पेरियार करोड़ों लोगों के मन में ब्राह्मणवाद के खिलाफ सदी से वंचित संचित भावनाओं को ठीक से देख पाते हैं। इसलिए इस आंदोलन के बाद में आत्मविश्वास के साथ ब्राह्मणवाद की जड़ों को खोलने के लिए समर्पित हो जाते हैं। इसलिए पेरियार के सार्वजनिक जीवन को समझने की दृष्टि से इस आंदोलन का बहुत अधिक महत्व है। शूद्रों के अधिकार का प्रश्न। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही वाइकोम नाम का यह स्थान अपने भव्य मंदिरों और धार्मिक महत्व के साथ वर्णाश्रम धर्म का गढ़ और धार्मिक अंधविश्वास सहित जाति एवं वर्ण के आधार पर भेदभाव का अड्डा बन चुका था। वाइकोम के पवित्र माने जाने वाले शिव मंदिर के 4 दरवाजे थे, जिनसे जुड़ी हुई 4 गलियां या रास्ते थे। इन रास्तों पर पिछड़ी जाति के करोड़ों लोगों को चलने का अधिकार नहीं था। यह बात सदियों पुरानी नहीं है, बल्कि सन 1904 की बात है। गुलाम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पर्याप्त प्रचार हो चुकने के बाद भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के बावजूद जाति पर आधारित भेदभाव का यह आलम था। पेरियार उसे बदल देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तियार, पुलिया, एजावा जातियों में गिने जाने वाले करोड़ों मूल निवासी भारतीय लोगों को धर्म स्थानों में प्रवेश करने का और सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार मिले। वाइकोम मंदिर परिसर में जाति के आधार कार्ड छुआछूत का यह आलम था कि यहाँ पर गैर ब्राह्मण समाज के एवं पिछड़ी जाति के लोगों को काम पर भी नहीं रखा जाता था। वाइकोम एक छोटा सा गांव है जो कि तात्कालिक श्रावणकोर के एलेप्पी से 23 मील दूर उत्तर की तरफ वेम्बनाड झील के पास बसा हुआ है। ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर की तात्कालिक रियासत में इसी गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था, जो पूरे इलाके में बड़ा प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन हिंदू धर्म के नियम के अनुसार इस शिव मंदिर में नीची समझे जाने वाली जातियों के लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत के राज्यों में पुलिया, थिया, एजावा, नादर जैसी जातियों के करोड़ों लोग को इस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। मजे की बात यह भी है कि उस समय एजावा जाति की संख्या उस समय की कुल शिक्षित और संपन्न जातियों के 6वें हिस्से के बराबर थी। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इन्हें छुआछूत और अमानवीय अत्याचार झेलने पड़ते थे। एजावा जाति के एक वकील की पहल उस समय इस इलाके में माधवन नाम के एजावा जाति के एक धनी मानी जाने वाले वकील अपनी वकालत चलाते थे। इन वकील साहब के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव की एक घटना हुई। माधवन को त्रावणकोर के श्रीमलूम तिरुनल महाराज के महल के दरबार में जाने से रोका गया। इसी समय केपी केसावा मेनन, माधवन और जॉर्ज जोसेफ नाम के पत्रकारों और नेताओं ने मिलकर इस मुद्दे को छुआछूत के मुद्दे की तरह उभार कर पेश किया। इन लोगों ने मिलकर यह मामला अस्पृश्यता विरोधी कमेटी के सामने उठाया। थोड़े ही समय में इन्होंने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और अपने साथियों को इकट्ठा करके एक सत्याग्रह शुरू कर दिया। इन लोगों ने अपनी योजना की जानकारी गांधी जी को देते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। जवाब में गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे धैर्य का पालन करते हुए सत्याग्रह करें। पेरियार को वाइकोम आने का निमंत्रण। ठीक इसी समय पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ केरल
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता जॉर्ज जोसेफ और नब्बू देरी ने मिलकर पेरियार को एक चिट्ठी लिखी। पेरियार को जब यह चिट्ठी मिली तब उनके भीतर बैठा ब्राह्मणवाद विरोधी क्रांतिकारी जाग उठा। वे तुरंत ही किसी अन्य जगह के लिए अपने पूर्व निर्धारित राजनीतिक दौरे को रद्द करते हुए वायकोम की तरफ निकल पड़े। इस नई जगह के लिए तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी उनके साथ हो लिए और ये सब मिलकर मदुरई से वायकोम पहुंचे। पेरियार के साथ आई कार्यकर्ताओं की इस टोली के कामराज भी थे जो कि भविष्य में पेरियार के विचारों पर आधारित राजनीति करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। अपनी इस जुझारू कार्यकर्ताओं की टोली के साथ पेरियार 13 अप्रैल 1924 को वायकोम पहुंचे और तुरंत ही सत्याग्रह की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आग उगलते हुए भाषण शुरू कर दिए। उनके भाषण इतने भावात्मक और ओजस्वी थे कि उन्हें सुनकर लोगों के दिल में सामाजिक बदलाव की आग भड़क उठी। अपने ओजस्वी भाषणों से उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था एवं सड़ी गली मान्यताओं पर हमला किया। आसपास के लोगों को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। इस समय तक पेरियार के पहले किसी ने भी सामाजिक मंच में हिंदू धर्म की ऐसी कठोर निंदा नहीं की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर सभी जातियों और समुदाय के लिए सभी सड़कें खोल देने का आंदोलन जोर पकड़ लिया गया। पेरियार की गिरफ्तारी और जेल। इस सब से हालात का प्रभाव यह हुआ कि पेरियार के वायकोम पहुंचने के 6 दिन के भीतर ही सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के डर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अरिविक को जेल में भेज दिया। लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी आंदोलन नहीं रुका। उनकी पत्नी नागमई और उनकी बहन कन्नामाल ने जिस तरह शराबबंदी आंदोलन में भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह वायकोम सत्याग्रह में भी इस नेतृत्व में भाग लिया। पेरियार जब जेल में बंद थे तब सत्याग्रह का नेतृत्व इन दोनों स्त्रियों ने किया। यह बड़ी मजेदार बात है कि पेरियार की अनुपस्थिति में उनकी बहन और पत्नी हिंदू धर्म के ईश्वर और पितृसत्ता के खिलाफ बगावत कर रही थी। एक तरफ ये दोनों स्त्रियां वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए हिंदू धर्म के छुआछूत और अंधविश्वासों को उखाड़ने का प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ ब्राह्मण लोग ऊंची जाति के अन्य हिंदुओं को इकट्ठा करके उसी समय उसी स्थान पर शत्रु संहारा महायज्ञ कर रहे थे ताकि पेरियार के आंदोलनों को नष्ट किया जा सके। रिहाई, दोबारा आंदोलन और गिरफ्तारी। 1 महीने बाद जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तब त्रावणकोर की तात्कालिक सरकार ने पेरियार को आदेश दिया कि वे तत्काल त्रावणकोर राज्य छोड़कर चले जाएं। लेकिन जेल से लौटने के बाद पेरियार के दिल में कुछ और ही योजना आकर घर कर चुकी थी। वे इस आदेश का उल्लंघन करते हुए दोबारा सत्याग्रह में कूद पड़े। उन्होंने छुआछूत के इस अमानवीय प्रथा को समर्थन देने के लिए सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा कि अगर ईश्वर को यह पता चलेगा कि किसी अछूत के छूने से मंदिर का देवता अपवित्र हो जाता है तो ऐसे मंदिर में ईश्वर कभी प्रवेश नहीं करेगा। ऐसी मूर्ति को वहां से हटा देना चाहिए और वहां पर कपड़े धोना शुरू कर देना चाहिए। गिरफ्तारी और सजा के बावजूद पेरियार के तेवर ना तो नरम पड़ रहे थे, ना ही आंदोलन रुकने का नाम ले रहा था। ऐसे में सरकार फिर से डर गई और पेरियार को मई 1924 में फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार वे त्रिवेंद्रम के त्रावणकोर सेंट्रल जेल में 6 महीने के लिए कैद किया गया। लेकिन जेल जाने के पहले वे सत्याग्रह के पक्ष में भारी वातावरण बना चुके थे। उनके जेल जाने के बाद भी आंदोलन बिना किसी रुकावट के चलता रहा। त्रावणकोर सहित राज्य और देश के कई दूर दराज इलाकों से लोग इस आंदोलन की शिरकत करने के लिए आने लगे। त्रावणकोर की महारानी और गांधी का हस्तक्षेप। इसी समय त्रावणकोर की महारानी सांप्रदायिक हिंसा की आशंका से चिंतित होकर उठी और सत्याग्रह को रोकने के लिए कोशिश करने लगी। महारानी के आदेश पर उनके ब्राह्मण दीवान ने श्री राजगोपालाचारी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि त्रावणकोर की महारानी
गांधी से मिलना चाहती है और सत्याग्रह के मामले पर विचार करते हुए जल्दी ही इसे सुलझाना चाहती है। पत्र के अनुसार श्री राजगोपालाचारी ने गांधी को वायकोम आने का सुझाव दिया। यह सुझाव मानकर गांधी मार्च 1925 को वायकोम सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए त्रावणकोर की महारानी से मिलने पहुंच गए। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह का समर्थन किया और त्रावणकोर जैसे प्रगतिशील राज्य में ऐसी क्रूर व्यवस्था के होने का आश्चर्य व्यक्त किया। त्रावणकोर की महारानी का समर्थन और आंदोलन की जीत। गांधी के हस्तक्षेप और गैर ब्राह्मण एवं अछूत द्वारा गुस्से में हिंदू धर्म छोड़ने की संभावना से त्रावणकोर की महारानी ने समझौता करते हुए अछूतों को वायकोम की सड़क पर चलने का अधिकार दिलवा दिया। इस प्रकार पेरियार के नेतृत्व में भारत की पहली बार गैर ब्राह्मण, अनारी या दरिद्र लोगों को पवित्र मंदिरों से जुड़ी हुई सड़कों और रास्ते पर चलने का मौका मिला। इस महान विजय के बाद टीवी कल्याण सुंदरनार ने अपने अखबार में पेरियार को वायकोम का हीरो बताया। आखिर में 23 नवंबर 1925 को त्रावणकोर दरबार में करोड़ों अछूत भारतीयों के लिए सार्वजनिक सड़कों को खोल दिया। पेरियार के लिए बहुत बड़ी जीत थी और वे करोड़ों दिलों में नायक की तरह बस गए। कन्याकुमारी के साथ सचिंद्रम में आंदोलन। इसी तरह वायकोम सत्याग्रह के बाद पेरियार ने सन 1926 में कन्याकुमारी के साथ सचिंद्रम नामक इलाके में जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। सचिंद्रम में नागरकोइल के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध थानुमलैया स्वामी मंदिर था। इसका नियंत्रण मलयाली ब्राह्मणों और तमिल पलईमार लोगों के हाथ में था। ये लोग भी पिछड़ी जाति के और नादर लोगों को ना तो मंदिर में प्रवेश करने देते थे और ना ही मंदिर से जुड़े हुए रास्तों पर चलने देते थे। इस स्थिति को देखकर पेरियार ने यहाँ भी आंदोलन छेड़ा और भारत के पिछड़ी जाति के लोगों को मंदिर प्रवेश एवं सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार दिलवाया। इस आंदोलन के परिणाम में पिछड़ी जातियों के लिए अलग से रोड का निर्माण किया गया। कांग्रेस से मोहभंग की शुरुआत। अध्याय 8। जिस प्रकार वायकोम सत्याग्रह पेरियार की विचारधारा को एक शिखर पर पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार शेरमादेवी कुलग्राम मामले का खास महत्व है। इस प्रकरण के दौरान पेरियार को ब्राह्मणवाद का एक और नया चेहरा नजर आता है। ब्राह्मणवाद का यह चेहरा इतना घिनौना था कि इस चेहरे के लिए सार्वजनिक जीवन की शुचिता, सामाजिक जीवन की नैतिकता और सामान्य न्याय का भी कोई मूल्य नहीं था। इस मामले में पेरियार के मन को हिला कर रख दिया और सोचने में मजबूर कर दिया, क्या भारत में बसे ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादियों में कोई नैतिकता होती है या नहीं। शेरमा देवी गुरुकुल मामला एक अन्य महत्वपूर्ण मामला था जिसकी वजह से पेरियार का कांग्रेस से मोहभंग हुआ। इस घटना की वैचारिक पृष्ठभूमि और उनके राजनीतिक परिणाम बहुत विराट थे। असल में जिस क्रांतिकारी ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी और गांधी विरोधी पेरियार को हम जानते हैं, उसका जन्म इस कुलग्राम मामले के बाद होता है। इस मामले के तुरंत बाद वे कांग्रेसी एवं श्री राजगोपालाचारी सहित गांधी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त ही नहीं हुए बल्कि उनके खिलाफ भी हुए। शेरमा देवी कुलग्राम में गैर ब्राह्मण बच्चे से भेदभाव। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले में शेरमा देवी नामक एक स्थान है। यहाँ पर एक आवासीय विद्यालय तमिलनाडु कांग्रेस की मदद से शुरू किया गया था। इसे गुरुकुलम के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना श्री VVS अय्यर द्वारा की गई थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। इस स्कूल या गुरुकुलम के संचालन के लिए तमिलनाडु कांग्रेस को 10,000 रुपये सालाना अनुदान दिया जाता था। इस स्कूल के लिए जो चंदा दिया जाता वह गैर ब्राह्मण समुदाय द्वारा आने वाले व्यक्तिगत दानदाताओं और संस्थाओं से आता था। सन 1925 में पेरियार इस स्कूल के सचिव बने और उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तब
उन्हें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। इस समय तक स्कूल के लिए नियत आधा पैसा तमिलनाडु कांग्रेस को दिया जा चुका था। सचिव बनते ही उन्हें यह शिकायत मिली कि गुरुकुलम में ब्राह्मण बच्चों और गैर ब्राह्मण बच्चों को अलग अलग स्थान पर बैठाकर भोजन कराया जा रहा है। इसके अलावा पेरियार को यह भी पता चला कि ब्राह्मण बच्चों को गैर ब्राह्मण बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा भोजन और सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, गुरुकुलम के बच्चों ने भी पेरियार को अपनी व्यथा सुनाते हुए शिकायत भेजी। इनमें से एक शिकायत ओपी रामासामी रेड्डीयार के बेटे द्वारा की गई, जिसमें पेरियार का ध्यान आकर्षित किया। शिकायत में बहुत विस्तार से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण बच्चों के साथ गुरुकुलम में हो रहे भेदभाव का वर्णन किया। यहाँ न केवल उन्हें अलग अलग भोजन कराया जा रहा है, बल्कि उनके पानी पीने के बर्तन और स्थान भी अलग अलग रखे गए हैं। जब पेरियार ने सुब्रमण्यम अय्यर ने इस विषय में बात की तो उन्हें पता चला कि ये सारी शिकायतें सही हैं। गुरुकुलम में पेरियार का हस्तक्षेप और कांग्रेस की प्रतिक्रिया, यह बात वायकोम के हीरो कहे जाने वाले पेरियार जैसे क्रांतिकारी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकी। इसलिए उन्होंने वीएस अय्यर को सलाह दी कि वे बच्चों के साथ भेदभाव ना करें और उन्हें अलग अलग बैठाकर भोजन कराकर उनके बीच जातिवाद पैदा ना करें। लेकिन अय्यर स्वयं एक कट्टर ब्राह्मण थे और उन्हें लगता था कि इस तरह का भेदभाव करना न केवल उचित है बल्कि धर्म सम्मत भी है। इसलिए अय्यर ने पेरियार की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। इसी समय डॉक्टर वरदराजुलु नायडू, थिरुविके एस रामनाथन और अन्य प्रमुख कांग्रेसियों ने गुरुकुलम जैसी संस्था में जातिवाद भेदभाव करने के आरोप लगाकर अय्यर की निंदा की। इस सब जानकारी के प्रकाश में आने के बाद गैर ब्राह्मण सदस्यों की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ एक भयानक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पेरियार के अलावा वरदराजुलु नायडू, एस रामनाथन और कल्याण सुंदरम जैसे गैर ब्राह्मण नेताओं ने इस मुद्दे को बहुत ताकत से उठाया और इसे एक विचारधारा का मुद्दा बना दिया। इन लोगों ने तर्क किया कि स्कूल में बच्चों के बीच ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का भेदभाव करना किसी भी नज़रिए से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार गुरुकुलम मामले में कांग्रेस के ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण नेताओं के बीच के दायरे बढ़ती गई। पेरियार ने इस मुद्दे को खूब वैचारिक तर्कों के साथ सार्वजनिक मंचों पर उठाया और प्रगतिशील कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और उचित निर्णय दे। कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं का जहरीला गठजोड़। इसके बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी द्वारा जांच में यह पता लगाया गया कि आरोप सही है। इसके बाद कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जैसे कि सी राजगोपालाचारी, TSS राजन के संथानम विजयचारियार एकदम से अपने ब्राह्मण मित्र सुब्रमण्यम अय्यर के बचाव में उतर पड़े। इन नेताओं की सलाह और समर्थन के कारण सुब्रमण्यम अय्यर की हिम्मत और बढ़ गई और उन्होंने अपने स्कूल में हो रहे इस भेदभाव को बंद करने से साफ इनकार कर दिया। उन सभी ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि हजारों साल से चली आ रही परंपरा अचानक बंद नहीं की जा सकती। अपना निर्णय सुनते हुए उन्होंने तर्क दिया कि वह ब्राह्मणों की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। सुब्रमण्यम अय्यर ने जब अपना फैसला सुनाया तो गैर ब्राह्मण नेताओं ने एक नई मांग उठाई कि अभी तक स्कूल को जितना भी अनुदान दिया है उन्हें वापस लौटाया जाए। यह अनुदान मुख्य रूप से गैर ब्राह्मण लोगों द्वारा ही दिया जा रहा है, इसलिए इसे वापस मांगने का उन्हें अधिकार था। बहुत जल्दी ही मामला तूल पकड़ गया और तमिलनाडु कांग्रेस के अलावा अन्य राज्यों के कांग्रेस नेताओं सहित आखिर में गांधी तक यह बात पहुंच गई, क्योंकि यह मामला तमिलनाडु कांग्रेस से और विशेष रूप से बच्चों के स्कूल से जुड़ा हुआ था। इसके बारे में जनता में किसी भी तरह की नकारात्मक बातचीत से कांग्रेस की छवि को नुकसान हो सकता था। गांधी का विचित्र समझौतावादी हस्तक्षेप।
उस समय गांधी वर्धा आश्रम में थे। पेरियार और रामनाथन ने उसने आग्रह किया कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। अपना निर्णय देते हुए गांधी ने कहा, जिन 2 ब्राह्मण बच्चों को अभी तक अलग थलग बैठाकर भोजन कराया जा रहा है वह जारी रखा जा सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसे किसी भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गांधी द्वारा प्रस्तावित इस समझौते के फार्मूले से कोई फायदा नहीं हुआ। सभी में फिर से कल्याण सुंदरम सुब्रमण्यम अय्यर से निवेदन किया कि वे स्कूल की कार्यप्रणाली बदले, लेकिन अय्यर ने फिर से इस बात को अनदेखा कर दिया। इधर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के भेदभाव करने की इस घटना को पेरियार जिस ढंग से और जिस गहराई से समझ रहे थे, गांधी उसे उस तरीके से नहीं देख पा रहे थे। इसलिए अय्यर सार्वजनिक रूप से अपनी निंदा होने के बावजूद अपना रवैया नहीं बदल रहे थे। पेरियार के साथ धोखा और गुरुकुलम का पतन। पेरियार ने भी कहा कि जब तक गांधी द्वारा दिए गए समाधान को लागू नहीं किया जाता तब तक बकाया 5,000 रुपये जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन अय्यर ने पेरियार को बताया बिना ही तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस के संयुक्त सचिव से साठगांठ करके अनुदान का यह आधा हिस्सा हासिल कर लिया। यह सीधे सीधे स्कूल के सचिव के अधिकार और उसके निर्णय की अवमानना थी। जब पेरियार को इस बात का पता चला कि उन्होंने अय्यर से अकेले में बात करके इस मामले को नहीं सुलझाया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने इस मामले को जनसभाओं के माध्यम से उठाया, इस रूप में जो कुछ चल रहा था उसके बारे में जनता को सब कुछ बताया, आखिर में विवाद बढ़ता ही गया और सभी बच्चे गुरुकुलम छोड़कर जाने लगे। इस तरह गुरुकुलम धीरे धीरे अपनी मौत खुद ही मर गया। इसी मुद्दे पर अय्यर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे मामले में पेरियार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की प्रेरणा मिली। वे आरंभ से ही तमिलनाडु कांग्रेस में ब्राह्मणों के वर्चस्व को देख रहे थे। गुरुकुलम मामले में उन्हें पता चला कि ब्राह्मणों के साथ रहकर सामाजिक बदलाव की कोई भी कोशिश पूरी नहीं की जा सकती। वे समझ गए थे कि ब्राह्मण इतने अंधविश्वासी और रूढ़िवादी होते हैं कि तर्कसंगत बात को लागू करना उनके लिए संभव नहीं होता। यह अंधविश्वास और भेदभाव उन ब्राह्मणों का धर्म है जिसे वे लोग कभी नहीं बदल सकते। ऐसे में किसी भी सामाजिक या राजनीतिक प्रयास के द्वारा समाज में किसी तरह का बदलाव ब्राह्मणों के साथ रहते हुए संभव ही नहीं है। इस गुरुकुलम प्रकरण में पेरियार इस कठोर निर्णय तक पहुंचे कि जीवन भर इस निर्णय का उन्होंने पालन किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणवाद का कठोर विरोध करते हुए गैर ब्राह्मण राजनीति और समाज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अध्याय 9 प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस से मोहभंग। पेरियार के लिए सामाजिक जीवन में सबके लिए समान अवसर पहली प्राथमिकता थी। एक सभ्य समाज के बारे में उनका कहना था कि सभ्य समाज वह है जिसमें सभी मनुष्यों को उनकी योग्यता और संख्या के अनुसार ही प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए वे करोड़ों दरिद्रों, दलितों एवं शूद्रों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग उठाते थे। यह प्रतिनिधित्व शिक्षा, रोजगार, राजनीति, सार्वजनिक जीवन के अवसर इत्यादि सभी आयामों में होना चाहिए। ऐसा उनका मानना था। स्त्रियों के विषय में विशेष रूप से भी कहते हैं कि स्त्रियां मनुष्यता का आधा हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें समाज के जीवन के हर आयाम में आधा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण को वो एक वैध सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं और ब्रिटिश भारत में जब आरक्षण और प्रतिनिधित्व के संबंध में अंग्रेज सरकार ने पहल की तब पेरियार ने इस मुद्दे को तुरंत अपने हाथ में ले लिया। वे चाहते थे कि जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार सामुदायिक प्रतिनिधित्व का अवसर निर्मित कर रही है, उसी तरह भारत के समाज और
विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को आगे होकर समान प्रतिनिधित्व के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। प्रतिनिधित्व का प्रश्न और ब्राह्मण, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बैठे हुए ब्राह्मणी राजा नहीं हुए। वे नहीं चाहते थे कि गैर ब्राह्मण शूद्रों, दलितों और स्त्रियों को उनकी संख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। वे चाहते थे कि सदियों से जिस तरीके से केवल ब्राह्मण को ही सारे अवसर मिल रहे हैं, वही परंपरा जारी रहे। इसलिए पेरियार इन सभी ब्राह्मणों के खिलाफ मैदान में उतर आए। आरक्षण और प्रतिनिधित्व के मामले में संघर्ष करते हुए पेरियार ने सबसे गरीब लोगों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति अवसरों के लिए लड़ने के लिए लामबंद किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। अभी तक के सारे सामाजिक या धार्मिक सुधार लोगों को मनोवृत्ति या एक दूसरे के प्रति नजरिया बदलने के लिए समर्पित रहे। इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए कि ऐसा नजरिया बदलने से कुछ हल नहीं हो जाता। सामाजिक वास्तविक एक स्थायी बदलाव तब तक आता है जबकि भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों पर गरीब और वंचित को अधिकार करने का अवसर मिलता है। पेरियार ने जब आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात उठाई तब भारत में एक अनोखा संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष पहली बार लोगों का धार्मिक, नैतिक व आध्यात्मिक नजरिया बदलने के बजाय भौतिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों के लिए सबसे गरीब लोगों को संगठित कर रहा था। इसके पीछे पेरियार की अपनी विशिष्ट भौतिकतावादी और असनीरवादी विचारधारा और जमीनी संघर्ष करने की शैली काम कर रही थी। यह संघर्ष छोटे मोटे बदलाव लाने के लिए या फिर शोषण करने वाली ऊंची जाति के हिंदू लोगों का हृदय परिवर्तन करने, उनकी कृपा या मदद पाने के लिए नहीं था, बल्कि यह संघर्ष समाज को सोच समझ कर व्यवस्था में सामाजिक न्याय के नजरिए में एक स्थायी बदलाव लाने के लिए समर्पित था। इसलिए इस आंदोलन की जो मांग थी वह गांधी द्वारा उठाई गई मांगों के समान नहीं थी, बल्कि वह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुझाव गए स्थायी बदलाव के अधिक निकट थी। अपने जीवन के अब तक के अनुभव में पेरियार ने जितने भी सामाजिक राजनीतिक काम किए, उसके जरिए वे बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उन्हें पता चला कि गैर ब्राह्मण समाज के साथ ब्राह्मणों द्वारा भयानक भेदभाव और छल प्रबंध किया जाता रहा है। इसलिए वे गैर ब्राह्मण समाज को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए जोर दे रहे थे। जस्टिस पार्टी की प्रतिनिधित्व की मांग और पेरियार के समय के जस्टिस पार्टी के उदय ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण राजनीति के तनाव के बीच एक अनोखी घटना थी। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना सन 1917 में हुई। तब इसके जरिए ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण राजनीतिक विचारधाराओं का संघर्ष सबके सामने आ चुका था। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के लिए पेरियार को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी एसोसिएशन की दूसरी सभा के लिए उन्होंने 1919 में एरोड में एक बड़ा आयोजन किया। इसी दौरान सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना को विस्तार दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजनाएं मिंटो मार्ले सुधार द्वारा पहली बार पेश की गई। इस व्यवस्था के जरिए विधायिका में सीटों का बंटवारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता था। इस हिसाब से मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियमानुसार गैर ब्राह्मणों के लिए 28 सीटें मिलने वाली थी। हालांकि सांप्रदायिक या जातीय प्रतिनिधित्व के लिए पहले से ही मांगे उठ रही थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने मॉन्टेग्यू सुधार की घोषणा से पहले ही इस तरह की मांग उठाई थी। होम रूल की मांग और प्रतिनिधित्व का सवाल। इस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मण नेताओं द्वारा होम रूल की मांग की जा रही थी। कोल्हापुर महाराज सहित दक्षिण के कई ब्राह्मण नेताओं को इस बात का डर था कि अगर ऐसा कोई होम रूल अंग्रेजों की मर्जी से लागू होता है तो उसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य होगा। इस प्रकार होम रूल असल में ब्राह्मण रूल में बदल जाएगा। इसे रोकने के लिए गैर ब्राह्मण समुदाय को शासन
प्रशासन सहित स्थानीय स्तर पर रोजगार में भी सांप्रदायिक या जाति आधार पर प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पेरियार और अन्य गैर ब्राह्मण नेताओं ने सोचा कि अगर अंग्रेज सरकार इस तरह का इंतजाम कर सकती है तो कांग्रेस को भी अपने भीतर ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने कांग्रेस पर दबाव डाला कि अपने भीतर गैर ब्राह्मण को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे। तिरुनेलवेली अधिवेशन में ब्रह्मलीला ऐसी उम्मीद अपने दिल के लिए पेरियार ने सन 1920 में तिरुनेलवेली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा। उनकी इच्छा यह थी कि इस प्रस्ताव के जरिए शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू कम्युनल प्रिविलेजेशन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए। इस प्रकार वे गैर ब्राह्मण समुदाय के लोगों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही पेरियार ने यह प्रस्ताव रखा तो ब्राह्मण समुदाय ने सभा परिसर में शोर शराबा और अव्यवस्था फैला दी। इस उपद्रव का बहाना लेकर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राह्मण नेता श्रीनिवास अयंगर ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर खुले अधिवेशन में चर्चा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष पैदा हो जाएगा। पेरियार ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और तिरुनेलवेली अधिवेशन में उनकी मांग ठुकरा दी गई। तंजावुर अधिवेशन में दोबारा कोशिश की और फिर असफलता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भारत के करोड़ों दलितों, द्रविड़ों, अन्य गैर ब्राह्मणों को हक दिलाने के लिए सन 1921 में तंजावुर वार्षिक अधिवेशन में फिर से यह प्रस्ताव सामने रखा। उस समय श्री राजगोपालाचारी, जो कि खुद एक ब्राह्मण नेता थे, उन्होंने फिर से इस प्रस्ताव को रखने से रोक दिया। उनका तर्क था कि कांग्रेस के सभी नेताओं इस प्रस्ताव की मूल आत्मा से सहमत तो हैं, लेकिन व्यवहार में इसे पारित करने का सही समय अभी नहीं आया है। पेरियार को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस राजगोपालाचारी के महान सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे खुद सभी कभी कांग्रेस में आए थे, आजकल के वो कैसी बातें कर रहे हैं। पेरियार यह सोचने लगे कि अगर सिद्धांत में यह बात इन ब्राह्मणों के लिए सही है तो इस बातों को व्यवहार में लाने में क्या दिक्कत हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी ही अगर इस सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाएगी तो कौन लाएगा। तिरुपुर, सलेम और तिरुवन्नामलाई अधिवेशन में बारंबार कोशिशें। पेरियार ने तीसरी सन 1922 में तिरुपुर कांग्रेस अधिवेशन में यही प्रस्ताव वापस रखने की कोशिश की। ब्राह्मण नेताओं को मालूम था कि पेरियार फिर से यह प्रस्ताव लेकर आएंगे, इसलिए वे पहले ही तैयार थे। कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने इस प्रस्ताव को फिर से ठंडे बस्ते में डालने के लिए इस बार नए तर्क दिए। उन्होंने अपने प्राचीन शास्त्रों, स्मृतियों और वेद पुराणों से तरह तरह के उदाहरण देते हुए कहा कि जातीय आधार पर समाज को प्रतिनिधित्व देना भारत की प्राचीन धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। इन सब बातों को सुनकर पेरियार के मन में जैसे आग सी लग गई। वह बचपन से अभी तक इन्हीं धार्मिक ग्रंथों और इनके अंधविश्वासों से लड़ते आए थे। तिरुपुर कांग्रेस के अधिवेशन में जैसे ही उन्होंने इन अंधविश्वासों की गूंज दोबारा सुनी, वैसे ही इन धर्म ग्रंथों और इनके अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए कूद पड़े। पेरियार ने उन सभी ब्राह्मणों के तर्कों का खूब तार्किक और कठोर उत्तर दिया। अपनी बात रखते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मनुस्मृति और रामायण जैसे ग्रंथों को जला देना चाहिए। आगे सन 1923 में सलेम और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने यह प्रस्ताव फिर से रखा, लेकिन फिर से दोनों पक्षों में भयावह वाद विवाद हुआ और इस तरह चौथी बार भी यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके बाद फिर 1924 में तिरुवन्नामलाई के कांग्रेस अधिवेशन में पेरियार ने यही प्रस्ताव रखा। इस बात पर जोर दिया कि कम्युनल प्री रिजर्वेशन को लागू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरियार के बराबर जोर देने के बावजूद ब्राह्मण नेताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और यह प्रस्ताव बार बार हारता गया। कांचीपुरम अधिवेशन में छठा प्रयास और यादगार भाषण।
इसके बाद 1925 में कांचीपुरम के कांग्रेस अधिवेशन में छठी बार यह प्रस्ताव रखा गया। इस समय तक आते हुए इस मुद्दे पर पेरियार और गैर ब्राह्मण नेताओं का अपना एक समूह बन गया था और दूसरी तरफ ब्राह्मण नेताओं का अपना एक समूह बन गया था। इन दोनों समूह में वैचारिक रूप से मतभेद इतना बढ़ गया था कि इनके बीच में कोई बातचीत संभव ही नहीं थी। इस प्रस्ताव का बारंबार विरोध करने वाले सभी प्रमुख नेता ब्राह्मण समुदाय के थे। पेरियार इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे थे। वे अच्छे से समझ गए थे कि ब्राह्मणों का आपस में एक षड्यंत्रकारी गठजोड़ बन चुका है जो उनके प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देगा। पेरियार ने इस बात का बहुत गहराई से विचार किया कि कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लेना उचित है। न केवल उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी बल्कि उसी साल कांचीपुरम में एक गैर ब्राह्मण कांग्रेस की भी शुरुआत कर दी। इस बिंदु तक आते आते पेरियार इस स्पष्ट निर्णय में आ चुके थे कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की गुलाम बन चुकी है और इसमें ब्राह्मणों के हित के अलावा और किसी वर्ग या वर्ण का हित नहीं हो सकता। इस अधिवेशन में उन्होंने जो भाषण दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाषण में उन्होंने अन्य ब्राह्मण नेताओं के साथ गांधी का भी बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी बलिदान देने की बात करते हैं, ऐसे में अगर हम स्वराज हासिल कर लेते हैं तो यह स्वराज सभी के लिए होना चाहिए। हमारे लोगों के मन में एक भय है कि अगर स्वराज मिल भी गया तो वह स्वराज नहीं बल्कि ब्राह्मण राज होगा। इसलिए हमें उनके मन में विश्वास जगाना होगा। इसलिए भारतीय समुदाय को एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण नज़रिया रखना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम समुदाय सुरक्षित महसूस करें, लेकिन हमारे लोग आज दयनीय हालत में हैं। वे बोल नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है कि जीवन के हर स्तर पर वैधानिक प्रतिनिधित्व देकर हम सामाजिक न्याय को स्थापित करें। ब्राह्मणवाद और कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प। आखिर में इतने लंबे संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि 15 दिसंबर 1928 को एक सामान्य आदेश पारित करके ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के सहायक मुसलमानों और दलितों को सरकारी कार्यालयों में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया। लेकिन इस सब के दौरान जो अनुभव पेरियार को हुआ वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्हें अपने भविष्य की राजनीति और सामाजिक बदलाव के कार्यों के लिए एक साफ दिशा मिल चुकी थी। पेरियार ने तय कर लिया कि अब उनका पूरा जीवन ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ने और कांग्रेस को खत्म करने के लिए समर्पित होगा। पेरियार, जो कि गांधी के द्वारा तय किए गए कांग्रेस के उसूलों पर इतनी शिद्दत से चलते हुए काम कर रही थी, उनका इस कांग्रेस छोड़ देना एक छोटी घटना नहीं थी बल्कि उनके पीछे पूरी लंबी प्रक्रिया रही है। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि केवल कांचीपुरम अधिवेशन और समान प्रतिनिधित्व का मामला ही उनके लिए कांग्रेस छोड़ने का कारण बना। हमें इस मुद्दे पर इससे भी गहरे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि पेरियार के हृदय में कांग्रेस के प्रति असंतोष और भी बहुत सारे कारणों में पनप रहा था। इन बातों का यह संक्षेप से उल्लेख किया जाना जरूरी है। असल में 1919 से 1925 के बीच का समय, जिसमें कांग्रेस से लगातार असंतुष्ट होते जा रहे थे। कांग्रेस से असंतुष्ट के कुछ अन्य कारण। कांग्रेस के प्रति असंतोष का उनका पहला अनुभव कांग्रेस की त्रिपुरा अधिवेशन में 1922 में हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने भारत के करोड़ों द्रविड़ों, शूद्रों, पिछड़ी जाति के लोगों और स्त्रियों के लिए हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देने की बात कही। साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भी मांग उठाई। लेकिन इन सभी प्रस्तावों के खिलाफ ब्राह्मण नेता उठ खड़े हुए और उन्होंने पेरियार का प्रस्ताव गिरा दिया। इस प्रस्ताव के गिर जाने के कारण सार्वजनिक रूप से पेरियार की बदनामी हुई। अपने प्रस्ताव के गिर जाने से हुई बदनामी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि नैतिकता और न्याय के आग्रह पर खड़े उनके प्रस्ताव को ब्राह्मणवादी संयंत्र
में गिरा दिया था। इस घटना एवं इस दुखद अनुभव के बाद एक अन्य अपमानजनक अनुभव उन्हें पेरियाकुलम और डिडुगुम नामक स्थान पर हुआ। पेरियार श्रीनिवास अयंगर के साथ कांग्रेस का प्रचार करने के लिए इस स्थान पर आए हुए थे। इस प्रचार कार्य के दौरान पेरियार और उनके मित्र को एक कांग्रेसी नेता ने अपने घर दोपहर को भोजन के लिए बुलाया था। यह कांग्रेसी नेता असल में एक ब्राह्मण सज्जन थे। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, पेरियार को कहा गया कि ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। उन्हें ब्राह्मणों से दूर बैठाकर अलग स्थान पर भोजन करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें जो भोजन दिया गया उसे पत्तों में लपेटकर ही परोस दिया गया। अन्य ब्राह्मणों की तरह उन्हें थाली में सजाकर नहीं दिया गया। यह व्यक्तिगत रूप से पेरियार के लिए ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा उन्हें कई साल पहले काशी में देखा था। वे बात से बार बार परेशान होते रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पढ़े लिखे और जिम्मेदार नेता भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण की तरह उनके सामने पेश आ रहे थे। यह बात उनके हृदय में एक कांटे की तरह चुभती रही और भविष्य में इस बात ने उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक ऐसी ही एक अपमानजनक घटना उनके साथ तंजावुर में घटी। तंजावुर शहर में अपने कांग्रेसी मित्र वेंकट स्वामी पिल्लई के साथ वे एक बार पेरियाकुलम की यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें एक बड़े ब्राह्मण वकील के घर रुकवाया गया। यहाँ साथ में अधिक और अपमानजनक घटना घटी। जब दोपहर को भोजन का समय हुआ, तब उन्हें उस जगह पर भोजन दिया गया जहाँ उन्होंने सुबह नाश्ता किया था। सुबह नाश्ते के लिए इस्तेमाल किए इस जगह पर सुबह का बचा हुआ खाना अभी तक साफ नहीं किया गया था। एक गंदे स्थान पर बैठाकर पेरियार को भोजन कराना अपने आप में बड़ा विचित्र था। यह बात देखकर पेरियार दंग रह गए कि एक पढ़े लिखे ब्राह्मण वकील के घर में उनके साथ यह व्यवहार कैसे हो सकता है। लेकिन यह मन मसोर कर रह गए क्योंकि ब्राह्मण परिवार में मेहमान की तरह आए थे। हालांकि वह समझ रहे थे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। इन सब अपमानजनक अनुभवों के बावजूद वे कांग्रेस और ब्राह्मण के साथ मिलकर काम करते रहे। हालांकि बीच बीच में ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को चुनौती भी देते रहे। अब आगे उनके लिए सारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई में तब्दील होती जा रही थी। अध्याय 10 आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार की वैचारिक और संगठन क्षमता के परिपक्व हो जाने के बाद आने वाले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें पूरे दक्षिण भारतीय समाज का नजरिया ही बदल दिया। आत्मसम्मान आंदोलन जिन मुद्दों को उठा रहे था, वे मनुष्य के जीवन की नैतिकता, प्राकृतिक न्याय और सामाजिक जीवन के शिष्टाचार और सभ्यता से जुड़े हुए थे। जाति अथवा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जुड़े हुए मुद्दे पर पेरियार ने 1925 में कड़वे अनुभव के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस के जरिए गैर ब्राह्मण समुदाय की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं हो सकता है। जब तक कांग्रेस में ब्राह्मणों का दबदबा बना हुआ है, तब तक समाज में गैर ब्राह्मणों के लिए सभी तरह की सामाजिक और राजनीतिक बदलाव कांग्रेस के जरिए संभव ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और वे कांग्रेस से मुक्त होकर अपनी स्वयं की योजना के अनुसार समाज में बदलाव लाने के लिए निकल पड़े थे। आत्मसम्मान की मूल धारणा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि किसी भी अपमान की टीस से हुई थी। निश्चित ही यह अपमान जाति और वर्ण के आधार पर खड़े हुए धार्मिक ढकोसलों के कारण हो रहा था। इसलिए आत्मसम्मान आंदोलन के जरिए ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के सभी धर्मशास्त्रों को निशाने पर लिया गया। जब पेरियार अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत कर रहे थे, तभी उनके चारों तरफ हिंदू धर्म के जहरीले और भेदभावपूर्ण सिद्धांतों का बोलबाला था। उस समय समाज में ऐसी स्थिति थी कि ऊंची जाति के हिंदू लोग पिछड़ी जाति और दलितों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। वे एक दूसरे के घर पर नहीं जाते। ऐसे में एक दूसरे के साथ भोजन करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे में पेरियार को अपने जीवन के साथ हिदायत मिली थी कि वह नीची जाति के लोगों के साथ ना तो उन्हें भोजन करना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए।
बचपन से ही उन्हें हिदायत दी गई थी कि अगर कोई बहुत ज़ोर से प्यास लगती भी है तो उन्हें दौड़कर अपनी ऊंची जाति के शिक्षक के घर जाना चाहिए और वहां पानी पीना चाहिए। यह भी कहा गया कि क्योंकि उनके शिक्षक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे, ऊंची जाति ओडुआर से आते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में ज़्यादा पवित्र हैं, इसलिए उनके घर से ही पानी पीना उचित होगा और स्कूल के आसपास जितने अछूतों के मकान बने हुए हैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है। एक दिन पेरियार को बहुत प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ जाकर उनके घर में पानी पी आए। उनका दोस्त चेट्टियार जाति का था, जो कि एक सम्मानित वैश्य जाति मानी जाती है। पेरियार जब अपने दोस्त के घर पानी पी रहा था तब घर के एक स्त्री ने उन्हें देख लिया। उस स्त्री ने अपने बेटे को कहा, पेरियार ने जिस बर्तन में पानी पिया उसे धोकर रख दे। यह बात बड़ी विचित्र स्थिति की थी कि दो मित्र एक दूसरे के घर इंसानों की तरह पानी भी नहीं पी सकते। पेरियार के हृदय पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। अगले दिन उन्होंने एक अन्य मित्र के घर जाकर पानी पिया, जो कि पिछड़ी जाति से आते थे और बांस की टोकरी बनाने का काम करते थे। ऐसे लोगों से उनकी मित्रता बढ़ती गई और वे उनके घर जाकर भी खाना खाने लगे। धीरे धीरे ये बातें पेरियार के घर तक पहुंच गई और उनके घर वाले बहुत नाराज हुए। उनका परिवार एक रूढ़िवादी, बहुत ही धार्मिक वैष्णव परिवार था, जो कि छुआछूत में भरोसा रखता था। इसलिए जब उन्होंने पता चला कि उनका बेटा छोटी जाति के लोगों के घर में जाकर खाना खाता है और पानी पीता है, तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बालक पेरियार को धरा धमकाकर समझाने की कोशिश की। इस समय पेरियार की उम्र 10 वर्ष के आसपास थी और वह चीज़ों को अपने मन में नोट करने लगे थे। इन बातों का उनके जीवन पर भी वैचारिक प्रक्रिया पर बहुत गहरा असर पड़ा। अनुभव ने उन्हें बाद में आत्मसम्मान का आंदोलन जैसे आंदोलन की रचना करने के लिए प्रेरित किया। वह अपने अनुभव से जानते थे कि आत्मसम्मान को लगने वाली चोटें ही भारत के करोड़ों दलित, बहुजन और द्रविड़ लोगों अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ठीक से विकास नहीं कर पा रहे हैं और इस राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे पाते हैं। पेरियार मानते थे कि जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मण धर्म के कारण ही भारत का समाज इतना डरपोक और पिछड़ा बना हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्होंने अपने प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति आत्मसम्मान जगाने का अभियान छेड़ दिया। आत्मसम्मान शब्द का मूल अर्थ आत्मसम्मान शब्द तमिल भाषा के सुयामरी याथाई से लिया गया है। यह दो तमिल शब्दों सुया जिसका अर्थ स्व और मरियाथाई जिसका अर्थ है सम्मान का संयुक्त रूप। इस आंदोलन का उद्देश्य करोड़ों द्रविड़, शूद्रों, दलितों, बहुजनों और स्त्रियों के बीच आत्मसम्मान की भावना पैदा करना है और हर तरह के जाति और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना था। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलों के गर्व की भावना देने के विचार को समर्पित थी। यह गौरव तमिल संस्कृति के गौरवशाली अतीत में निहित था। शुरुआत में पेरियार ने आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया कि अंधविश्वासों से मुक्ति होकर सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के साथ समान अधिकार के साथ जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। उनका उद्देश्य संपत्ति के अधिकार सहित पुरुषों के साथ स्त्रियों को पूर्ण समानता देना, स्त्रियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना भी था। सभी जाति विरोधी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में दलित बहुजन के लिए समान अवसर और समान सम्मान है। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना इस रामनाथन ने की, जो 1937 की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के मद्रास प्रेसिडेंसी के मंत्री थे। 1925 में रामनाथन ने पेरियार को तमिलनाडु के आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। पेरियार का मानना था कि आत्मसम्मान की भावना किसी भी व्यक्ति के लिए हर तरह के शोषण से बाहर निकलने की कुंजी है। पेरियार जल्द ही इस आंदोलन के नेता बन गए। इस
समय के प्रसिद्ध वक्तव्य और भाषण अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि हम आत्मसम्मान के बारे में सोचने के लिए तभी काबिल बन सकेंगे जब हम श्रेष्ठ और नीच जाति की धारणा को हमारी जमीन से उखाड़कर फेंक दिया जाए। आत्मसम्मान और समानता की बात एक साथ। पेरियार के आत्मसम्मान और आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्होंने उनके अनुयायियों से जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत से ही भारत के गैर ब्राह्मणों या द्रविड़ों के लिए समान अवसरों और सम्मान को पुनः प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने यह आंदोलन गैर ब्राह्मणों को उनके द्रविड़ अतीत के आधार पर गर्व की भावना देने के लक्ष्य को समर्पित किया था। 1952 में पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। पंजीकृत संस्था ने सार्वजनिक रूप से अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की घोषणा की। इस आंदोलन से दलित बहुजन में जागरूकता और आशा की भारी लहर पैदा हुई। पेरियार ने सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक समान पहुंचा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। तात्कालिक समान में इस पर ध्यान दिया और आंदोलन की लोकप्रियता और आम जनता के बीच बढ़ते हुए असर से घबरा गई। सरकार को लगा कि अगर यह आंदोलन बढ़ता है तो इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन का जनता के बीच में प्रभाव और उनके विस्तार बढ़ता रहा। इस आंदोलन के दौरान आंतरिक संरचना की कुछ ऐसी बनाई गई थी कि सभी दलित पिछड़ों और वंचितों को इससे उम्मीद नजर आने लगी। विशेष रूप से ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोगों के मन में ब्राह्मणों के पाखंड से छूटने की इच्छा जो हमेशा से उनके दिल में मचल रही थी, उसके पूरा होने के समय नज़दीक आता हुआ नजर आया। आत्मसम्मान आंदोलन के उद्देश्य। इस आत्मसम्मान आंदोलन के उद्देश्य और शिक्षाएं भी गौर करने लायक हैं। पेरियार के जीवन काल में उनके क्रांतिकारी कार्यों की ठीक से शुरुआत इसी आंदोलन से होती है। इस आंदोलन से न केवल वे जनता के हृदय में अपना स्थान बनाते हैं बल्कि अपनी सैद्धांतिक और वैचारिक स्थापनाओं को भी जनता के बीच में स्वीकृत करवाते हैं। पेरियार ने अपने खुद के शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं के शब्दों में कई बार आत्मसम्मान आंदोलन के उद्देश्य की घोषणा की और समय समय पर वे इन उद्देश्यों के अनेक तरीकों के दोबारा स्पष्ट करते रहते हैं। उनकी काम करने की खास शैली थी जिसके जरिए वे आंदोलन के उद्देश्यों को जमीन और जीवन समाज की घटनाओं से जोड़कर बार बार रेखांकित करते थे ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और उनके सामने लक्ष्य का अनुमान बना रहे। पेरियार ने अपने समय में इस आंदोलन के उद्देश्य को समझाने के लिए 2 पर्चों पर प्रकाशन हुआ। इसके नाम थे नाममतु कुरुकाकोल और तिरुविटुकाला लेटियाम। इसमें इस आंदोलन के जिन उद्देश्यों की घोषणा की गई थी वे निम्नलिखित हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में मनुष्य के भेदभाव सिखाने वाली जाति वर्ण का भेदभाव सिखाने वाले वर्ग के अनुसार भेदभाव सिखाने वाली सामाजिक संरचना का खात्मा करना। इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए काम करना और चाहे वे जाति वर्ण या समुदाय कुछ भी हो, इस आंदोलन के कानून के अनुसार स्त्रियों के लिए समान दर्जा हासिल करने का प्रयास करना। सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। सभी लोगों के बीच दोस्ती और साथी बनने की भावनात्मक स्वाभाविकता होनी चाहिए। इस आंदोलन का उद्देश्य छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करना और भाईचारे के आधार पर आपस में जुड़े हुए इंसानों के समाज की स्थापना करना। अनाथ और विधवाओं के लिए उचित आश्रयों की स्थापना और रखरखाव और शिक्षाप्रद संस्थानों को चलाने के लिए इंतजाम करना। नए मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं या वैदिक स्कूलों के निर्माण हेतु लोगों को हतोत्साहित करना। लोगों को अपने
नाम के आगे या पीछे लगाने वाले जाति सूचक सम्मान छोड़ने के लिए प्रेरित करना, सामान्य निधियों पर उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। आत्मसम्मान आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की चाबी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत में पेरियार ने कहा कि आंदोलन द्रविड़ों, पिछड़ों और अछूतों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता लेकर आएगा। अपने विचार की स्पष्टता और आज़ादी के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिल भी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए व्यक्तित्व की आज़ादी, वैचारिक आज़ादी और जातिवाद से आज़ादी ही असली आज़ादी है। इस तरह की असली आज़ादी के साथ ही किसी बेहतर भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। पेरियार के लिए आत्मसम्मान उतना ही जरूरी था जितना कि जिंदगी में हवा या पानी की जरूरत होती है। पेरियार इसे सर्वोच्च मानव अधिकार के रूप में देखते हैं और दिखाते हैं। मनुष्य के लिए यह उनकी सुया मरियाई आत्मसम्मान की रक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय के बाल गंगाधर तिलक का यह नारा चलता था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पेरियार कहते थे कि स्वराज नहीं बल्कि आत्मसम्मान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पेरियार ने इस आंदोलन को अरिवु विदुतलाई अयक्कम अर्थात बुद्धि को मुक्ति दिलाने का आंदोलन बताया। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस। इन विचारों और आंदोलन के उद्देश्यों पर 17 और 18 फरवरी 1929 को चेंगलपट्टू में आयोजित पहले आत्मसम्मान सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई और आत्मसम्मान आंदोलन के उद्देश्य को समाज और व्यक्ति और परिवार के जीवन से जोड़कर दिखाया एवं समझाया गया। इस आंदोलन के रुचि रखने वाले हजारों लोगों ही सम्मेलन में शामिल हुए और बहुत ही सरल एवं सीधी भाषा में उन्हें उनके काम की बातें समझाई गई। पेरियार ने लंबे भाषणों और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हुए अपने हृदय की बात लोगों तक पहुंचाई। इस आंदोलन में करीब 6000 लोगों ने भाग लिया। इन आंदोलनों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में ज़्यादातर प्रतिभागी पिछड़ी, दलित और गरीब थे। दूसरा आत्मसम्मान सम्मेलन 10 मई 1930 को एरोड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता M.R. जयकर ने की थी। यह दूसरा सम्मेलन दलित बहुजनों के लिए कई नए निर्माण लेकर आया। सम्मेलन में कुछ ऐसी बातों की घोषणा की गई जो पहले असंभव मानी जाती थी। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा बंद करने का लक्ष्य रखा गया, जो इसके पहले किसी भी सार्वजनिक मंच पर कभी घोषित नहीं किया गया। श्री सणप्पू मोगम की अध्यक्षता में अगस्त 1931 में विरुधुनगर में आयोजित तीसरे आत्मसम्मान सम्मेलन में इसी प्रकार की प्रगतिशील विचारों पर जोर दिया। इसके अलावा छुआछूत के खिलाफ कड़े शब्दों में प्रस्ताव पारित किए गए। पेरियार ने इस आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया और जल्द ही यह उनके और उनकी पत्नी के लिए एक पूर्णकालिक गतिविधि बन गया। आत्मसम्मान सम्मेलन में विकसित होती वैचारिकी। पेरियार ने अपनी विचारधारा पर आधारित कई सारे सम्मेलनों पर आयोजन किया। विशेष रूप से उन्हें आत्मसम्मान आंदोलन के दौरान कई सभाओं की, जिन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इन सभाओं के जरिए उन्होंने जो भाषण दिए उसमें उन्होंने आत्मसम्मान के विशिष्ट सिद्धांतों और विचारों को बहुत सफाई से दुनिया के सामने रखा। इन सभी भाषणों में जो अनिवार्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा पैदा किए गए वर्णाश्रम धर्म की बहुत क्रूरता से चीर-फाड़ करते, बुराई करते, वे कभी भी लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें खुश या संतुष्ट करने के लिए बात नहीं करते, बल्कि उनके विचारों को बदलने के लिए बात करते थे। आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से बात करते हुए अपने लोगों को संबोधित करते। वे दक्षिण भारत के सभी भाषाओं को भी ठीक से जानते और उनकी भाषाओं में प्रभावशाली भाषण दिया करते। वे कहते थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी भाषा में बोलूँ, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों को अनुरूप बात करूँ। आत्मसम्मान सम्मेलनों के विशेष नामकरण
एवं प्रस्ताव पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन के तहत जिन आत्मसम्मान सम्मेलनों का आयोजन करते थे उनका खास नाम रखा करते थे। उनकी हर आत्मसम्मान सभा का नया नाम होता था और उस विशेष सम्मेलन या सभा में वे अलग थीम पर अलग ढंग से बात करते थे। उनकी हर आत्मसम्मान सभा किसी नए विषय पर प्रकाश डालने का नया ही आयोजन लेकर आती थी। वे विषय के साथ पुराने विचारों को दोहराने से बचते थे और हर बार नए विषय पर अपनी बात रखते थे। इस तरह बहुत ही योजनापूर्वक नए नए विचारों को लाते जाते। पेरियार की सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस के कुछ नाम भी बड़े मज़ेदार और सार्थक हैं, जो अपने नाम में पूरी कहानी कहते जाते। नॉन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस, प्रोविंशियल सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस, लिबरेशन कॉन्फ्रेंस, एंटी हिंदी एजिटेशन कॉन्फ्रेंस, वुमेन कॉन्फ्रेंस, कोरल कॉन्फ्रेंस, ब्लैक शर्ट कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस और एरेडिकेशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कॉन्फ्रेंस कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हैं जिनके नाम यहाँ पर जानना जरूरी है। इस मामले के नाम जानकर ही पता लगता है कि इसमें किस तरह की चर्चा की गई होगी। यह सब जानकर समझ में आता है कि आज दक्षिण भारत में जिन तरह के सामाजिक राजनीतिक जागरूकता बनी हुई है उसके पीछे पेरियार में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आत्मसम्मान आंदोलन के बैनर तले उन्होंने इस तरह की सभाओं का आयोजन 1925 में शुरू किया था, जो कि उनकी आखिरी सांस तक सन 1973 तक लगातार चलता रहा। इन सभी सभाओं में उन्हें क्रांतिकारी भाषण हमेशा लोगों को प्रेरित करते। उनकी पहली आत्मसम्मान सभा नॉन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस के नाम से कांचीपुरम में 1925 में आयोजित की गई थी। इन सभा में अपने भाषणों में उन्होंने भारत के सभी पिछड़े गैर ब्राह्मणों और अछूतों के बीच एक एकता पर जोर दिया। इस एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों समुदाय को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और भाईचारे से आगे बढ़ना चाहिए। इसी सभा में उन्होंने जोरदार ढंग से बात करते हुए द्रविड़ संस्कृति और धर्मों के आत्मसम्मान, द्रविड़ों लोगों की तमिल भाषा और साहित्य के संरक्षण की बात की। द्रविड़ संस्कृति पर ब्राह्मण संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि कांचीपुरम के बाद मदुरई में सन 1925 के वर्ष में ही उन्होंने दूसरी नॉन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसके बाद अगली नॉन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस कोयम्बटूर और नेल्लई और तंजावुर में आयोजित की गई। इन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने भाषणों के दौरान आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांत और नीतियों का वर्णन एवं प्रचार किया। इस तरह सम्मेलनों में सभ्यताओं की श्रृंखला में सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 26 नवंबर 1928 को एक क्रांतिकारी घोषणा की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सब तरह के धर्म और धार्मिक अंधविश्वास का खात्मा कर देना चाहिए। उनकी यह अपील और सलाह इतनी भयानक थी कि लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक सामाजिक और राजनीतिक नेता धर्मों को उखाड़ फेंकने की मांग या घोषणा सार्वजनिक मंच से कर सकता है। लेकिन यह कार्यशैली पेरियार के अनोखे और दुस्साहसी व्यक्तित्व का परिचय देती है, जो उनके समकालीन अन्य लोगों में बहुत ही कम नज़र आती है। सन 1929 में फरवरी में चेंगलपुट के आयोजित आत्मसम्मान समारोह के दौरान उन्होंने अपने भाषणों के जरिए कुछ ऐतिहासिक संदेश दिए जो कि जीवन भर उनके साथ रहे। इन भाषणों में जिस तरह के विचार प्रकट हुए वे उनके सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के जरिए आज ही भाषण दक्षिण भारत की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए देखे जा सकते हैं। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने जाति के संपूर्ण विनाश की मांग की। इन्हीं भाषणों के दौरान उन्होंने सामाजिक एकता और आर्थिक समानता सहित स्त्रियों के संपूर्ण आज़ादी की बात कही थी। चेंगलपुट आत्मसम्मान कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करवाया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि आज के बाद ब्राह्मण धर्म के वेदों, शास्त्रों, पुराणों को नहीं माना जाएगा और न ही मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के सभी मंदिरों की सारी संपत्ति
वैज्ञानिक खोजबीन, हथकरघा उद्योग, जन कल्याण एवं लोगों की शिक्षा एवं ज्ञान की वृद्धि के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। त्रिश्री आत्मसम्मान कॉन्फ्रेंस विरुधुनगर 2 अगस्त 1931 को आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषणों के दौरान उन्होंने लगभग 3000 स्त्रियों और 2000 पुरुषों को संबोधित किया। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में भी बड़ी संख्या में लोग पेरियार के भाषणों को सुनने के लिए आए थे। इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति देखकर पेरियार को भी बहुत संतोष हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया से धर्म को मिटा डालने की अपनी बात को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा। अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधित्व के सामने एक ही बात को अलग अलग तरीकों से रखने की उनकी कला देखते ही बनती थी। विरुधुनगर आत्मसम्मान कॉन्फ्रेंस का एक प्रस्ताव पास किया कि जितने भी धर्म मनुष्यता के खिलाफ हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह मानवता और मानवतावाद के लिए सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। इस समय के परिणाम पेरियार की मृत्यु के बाद के वर्षों में उठाए गए कदमों के रूप में देखे जा सकते हैं। पेरियार के विचारों में जो मानवतावाद और धर्मनिरपेक्ष राजनीति आती है वह मार्क्सवादी भौतिकवादी दर्शन के काफ़ी नज़दीक है। वे मूल रूप से नास्तिक और भौतिकवादी विचारक थे। उनके भाषणों में जब वे स्त्रियों के मुद्दों पर बात करते तभी क्रांतिकारी चेतना का एक नया शिखर छूती। कोयम्बटूर में आयोजित सेल्फ रिस्पेक्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 नवंबर 1933 को उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों में स्त्रियों के जीवन के हर आयाम में आज़ादी, सम्मान, अवसर एवं भागीदारी की बात रखी। इस दौरान उनके भाषणों के जरिए उन्होंने तमिल भाषा के लेखन के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए तमिल भाषा की वर्णमाला में भी सुधार पर जोर दिया। बाद में वर्षों में इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सरकारी प्रयासों से तमिल भाषा और साहित्य के प्रचार की जरूरत बताई। उनके इस आग्रह को मानकर उनकी विचारधारा पर आधारित सरकारों ने इस बात को पूरे प्रयास भी किए। आत्मसम्मान आंदोलन का अंतिम लक्ष्य आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार की वैज्ञानिक संपदा का केंद्र बिंदु था, इसलिए इसके सभी पहलुओं को विस्तार से समझना उपयोगी होगा। आत्मसम्मान आंदोलन असल में एक ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी आंदोलन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह भारत के द्रविड़ लोगों के पक्ष में रचा गया था। इस आंदोलन की रचना वैज्ञानिक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष और तार्किकता और नास्तिकता जैसे मूल्य सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। यह बहुत ही व्यापक और बहुआयामी आंदोलन था, जिसकी मिसाल हमें भारत के बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। इसका लक्ष्य इतना व्यापक हुआ कि इसकी सीमा में सभ्यता, समाज, नैतिकता, संस्कृति से जुड़े हुए मूल्य स्वाभाविक रूप से शामिल हो गए थे। यह आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य था एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, जहां पर किसी का शोषण व दमन ना हो। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसका लक्ष्य था कि ऊंची जाति के हिंदू लोगों का हर तरह का आधिपत्य समाज से मिटा दिया जाए और सामाजिक आर्थिक नीतियों की रचना इस तरह की जाए कि जातिवाद समाप्त हो सके। इस वाक्य में कहा जाए तो इसका मकसद करोड़ों भारतीय द्रविड़ शूद्रों, अछूतों एवं स्त्रियों के लिए समाज में समधर्म अर्थात समता की स्थापना करना था। अपने आंदोलन के किन्हीं महान मूल्यों के प्रचार के लिए उन्होंने कुड़ी अरासू नाम का पत्र भी शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा प्रचलित प्रेस और मीडिया उनके आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में समाज में खबरें नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक आधुनिक भारत के निर्माता पेरियार। इस किताब का अध्याय 10 समाप्त होता है।